अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अदनान नूर। हमारा आज का प्रोग्राम हमारे उन किसान भाइयों के लिए है जो ख़ास तौर पर मवेशी पालते हैं। जी हाँ, साहिवाल गाय के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो फार्म है इस वक्त जंगीराबाद। तो ये इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ इस फार्म में, और आज हमारे साथ इसके ऑनर जनाब सरदार मोहम्मद आफ्ताब खान भट्टू साहब मौजूद हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि इस फार्म कब से कायम है। ये कहते हैं कि अंग्रेज़ दौर से मौजूद है, तो आप इसकी हमें राइट बताइएगा कि कब से, किस साल से ये शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुझे आज बोलने का मौका दिया आपने साहिवाल के सिलसिले में। तो ये 1914 में मेरे परदादा इज़्ज़त माब सरदार जहांगीर ख़ान भट्टू, उनको ये बरतानिया सरकार ने इधर 4190 एकड़ रकबा ये लीज़ पे उन्होंने दिया साहिवाल ब्रीड की कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के लिए। तो चूँकि मेरा ताल्लुक़ उधर साहिवाल से था, ये उस वक्त डिस्ट्रिक्ट मुल्तान था। अच्छा। तो इधर से उस वक्त सारे रेत के टीले और बियाबान और बंजर ज़मीन थी। तो मेरे जो परदादा थे सरदार जहांगीर ख़ान, उन्होंने 1 लाख रुपए की ख़तीर रकम से इस फार्म की डेवलपमेंट का आगाज़ किया। और उस वक्त कोई ख़ास साहिवाल कोई एक नस्ल का नाम नहीं था। तो देसी गायों को ख़रीद किया, जिसमें ज़िला बहावलनगर, साहिवाल, उकाड़ा, फैसलाबाद देसी गायें थी। उनको जाके देखा, किसी का दूध की पैदावार देखी, किसी का स्ट्रक्चर देखा, खूबसूरती, ऐसे जानवरों को उन्होंने ख़रीद किया। फिर उनमें सेलेक्टिव ब्रीडिंग और क्रॉस ब्रीडिंग के ज़रिए, और उसमें मिल्क प्रोडक्शन भी थी, उसमें अर्ली मैच्योरिटी और ज़ाहिर है उसमें कलर भी था। तो शुरू में इन गायों का रंग जो था वो काला, लाल और सफ़ेद था। यहाँ मैं यही पूछना चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि साहिवाल गाय की असल पहचान क्या है, और दूसरा ये कि इसका नाम साहिवाल गाय क्यों रखा गया है, क्योंकि बड़ी मशहूर है और आपकी बुक भी इस पर आ चुकी है। तो इसका एक तो नाम साहिवाल क्यों रखा गया, और दूसरा सवाल ये कि इसकी असल में पहचान क्या है। पहचान मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये जब फार्म बना और जानवरों को परचेज़ करके जिसमें से फिर साहिवाल बनी, ये मैं आपके दिखाने के लिए, ये वो जानवर हैं जो फाउंडेशन हर्ड है इसका साहिवाल का। ये 1918 की गाय है जिसका रंग काला और सफ़ेद है। अच्छा। ये गाय है 1923 की जिसका रंग सफ़ेद और सुर्ख है। तो ऐसे जानवरों को आपस में इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करके 1937 में ये एक रंग की जो गाय है वो वजूद में आई, जो इस वक्त जो हाँ जी आपके फार्म पे हमें नज़र आ रही। जो आगे अब सारी जो इसके बाद सारी फार्म ब्रेड एनिमल हैं और इसी की प्रोजनी है जो आज दुनिया में पाकिस्तान के अलावा दुनिया में इसी फार्म से जो बरामद की गई, वो 29 मुल्कों में जो साहिवाल इस वक्त पाई जाती है वो इसी फार्म से गई है। और साहिवाल आपने पूछा नाम, ये बड़ी बात आपने बताई है। मैं अपने नाज़रीन को दोबारा बताता चलूँ कि इस वक्त इस जंगीराबाद फार्म से दुनिया के 29 ममालिक में जो साहिवाल नस्ल की जो गाय जा चुकी है, तो वो सारी इस फार्म से गई हैं। और यानी इसने नाम रोशन किया दुनिया में, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, साहिवाल गाय का नाम रोशन किया। और आप बातें हैं कि साहिवाल इसका नाम क्यों रखा है। चूँकि मेरा आबाई इलाका दीपालपुर है, डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा, तो ये उस वक्त वो ज़िला साहिवाल था, ये ज़िला मुल्तान था। तो हम चूँकि इधर माइग्रेट होके आए, तो एक मेरे बुज़ुर्गों ने जब एक ब्रीड डेवलप कर ली, उन्होंने उसको अपने ज़िले का नाम साहिवाल दिया। अच्छा। ये इसकी ब्रीड यहीं डेवलप हो रही थी, नाम उन्होंने अपनी आबाई जो इलाका है उसका दिया। तो ये भी एक नई बात हमारे इस प्रोग्राम के ज़रिए इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ब्रीड इसकी यहाँ हो रही है जंगीराबाद में, और आपका ताल्लुक साहिवाल से था, तो इसलिए इसका नाम उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के नाम पर। जी बिल्कुल। और बदकिस्मती ये कि आज हम जो है एक ज़रूरी मुल्क होने के नाते हम गंदम भी दरामद कर रहे हैं, कपास है, चीनी है, हालांकि हम ज़रूरी मुल्क हैं,
इसी तरह ही आपके जो एग्रीकल्चर जीडीपी है उसमें 58% हिस्सा जो है लाइव स्टॉक का है। जी बिल्कुल। और आज हम कहते हैं कि जी जानवर भी हम बाहर से मंगवाएं, सीमन भी बाहर से मंगवाएं, जबकि 1940 में ये मेरे इसमें मैंने उसका सारा ये शेड्यूल दिया हुआ है। ये वो तफसील है जो मेरे फार्म से जानवर बाहर के मुल्कों को बरामद किए गए, और तकरीबन इस फार्म से अपनी ज़रूरत के अलावा तकरीबन 15,000 जानवर जो हैं वो हमने प्राइवेट लोगों को, मुख्तलिफ़ इदारों को और मुख्तलिफ़ ममालिक को हमने बरामद किए हैं। अच्छा, ये इसमें ये बताइएगा कि कितने साल पहले, यानी लास्ट टाइम आपने कब बाहर जानवर भेजे थे? नहीं, ये जब ये नेशनल फार्म 74 में लैंड रिफॉर्म्स के बाद उस वक़्त ये फार्म नेशनलाइज हो गया, तो उसके बाद फिर ये सिलसिला मेरे फार्म से तो ख़त्म हो गया। फिर ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया, जिसको LES जहांगीराबाद कहते हैं। ये अब जो मेरे पास फार्म है, जो ओरिजिनल फार्म है, ओरिजिनल एस्टेब्लिशमेंट है, ये मेरा अपनी प्राइवेट ओनरशिप। अच्छा, गवर्नमेंट कहाँ सपोर्ट नहीं कर रही अब, क्योंकि पहले ये बाहर जाते रहे, तो अब गवर्नमेंट को आपको क्या लगता है कि आपका मैसेज क्या है उनके लिए कि ये गैप क्यों आ रहा है? देखिए, पहले तो ये है कि बहुत अच्छा काम चल रहा था, नेशनलाइज हो गया, वो सारा काम वाइंड अप हो गया। उसके बाद जो है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ नहीं है, और जो हमने ब्लाइंड क्रॉस ब्रीडिंग की, उससे हमने अपनी नस्ल को तबाह कर दिया। और 2003 में ये इदारा जब गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि ये तो ब्रीड ही ख़त्म हो रही है, फिर उन्होंने इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिसर्च सेंटर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ साहिवाल ब्रीड जो है वो इदारा झंग में बना। उसके बाद से फिर एक दोबारा उम्मीद पैदा हो गई, क्योंकि सबसे मुख्तसर जो तरीक़ाकार है वो आपके पास सुपीरियर जर्म प्लाज़म है। हर एक के पास अच्छा जानवर नहीं हो सकता, लेकिन अगर किसी ज़िम्मेदार को किसी अच्छे बुल का अगर सीमन अवेलेबल हो तो यही एक तरीका है ब्रीड इम्प्रूवमेंट करने का। और दूसरी बात ये है कि आज हम, एक तो बदकिस्मती ये है कि हमने अपनी जो ब्रीड है हमने इसको अंडर एस्टिमेट कर लिया, खुद ही कर लिया। हमारी ब्रीड जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ की है, जिसको हम बॉस इंडिकस कहते हैं, और जो अमेरिकन है या यूरोपियन या ऑस्ट्रेलियन ब्रीड्स वो है बॉस टेरस। वो उनकी एनवायरनमेंट डिफरेंट है, उनका सारा जो है मैनेजमेंट वो हमारा माहौल, हमारी एनवायरनमेंट, हमारा टेम्परेचर, उसके मुताबिक अल्लाह ताला ने हर ख़िते के लिए अलहदा नस्लें बनाई हैं। तो हमारे जो गर्म मरतूब ममालिक हैं, ये उस ट्रॉपिकल एरिया की ये ब्रीड है साहिवाल। तो एक तो ये हम ज़्यादती करते हैं कि इसको हम अमेरिकन ब्रीड से इसका कंपैरिजन करना है तो हमारा इंडिया के साथ करें, इंडियन ब्रीड के साथ करें। श्रीलंकन है, कीनिया है, यानी कि जो हमारा जिस तरह मैच करते मौसम। अच्छा सरदार साहब, एक बात और भी पूछना चाहूँगा कि आपके पास माशाल्लाह एक बहुत बड़ा फार्म है, इसकी जगह भी है, आपके पास जो जानवर हैं वो भी बड़े सेहतमंद हैं, तो दुनिया मॉडर्न फार्म की तरफ जा रही है। हमें झंग में भी मसलन हमने देखा डॉक्टर अब्दुल हसन साहब का जो फार्म है उसमें और आप में फ़र्क है, आपका अभी भी वो देसी माहौल चल रहा है, तो आप उस मॉडर्न वाली साइड पे क्यों नहीं गए? देसी माहौल तो नहीं चल रहा, पहले से तो बहुत बेहतर है। मैं अपने थोड़ी सी जब बात मेरी रह गई थी कि कोई भी ब्रीड, मैं होस्टियन फ्रीजियन की अगर बात करूं तो 150 साल हो गए उनको यहाँ तक पहुँचते हुए। हमें जब 60 साल मिले, 60 साल का अरसा मिला, मेरा जब से फार्म बना और उसकी नेशनलाइजेशन तक, वो तकरीबन 60 साल का अरसा बनता है। तो इस दौरान हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स की कि जिस वक्त हमारे गांव, हमारे फार्म से हमारे फार्म पे जो गायों का रिकॉर्ड 15,000 पाउंड, उस वक्त पाउंड में मेजरमेंट की जाती थी, 15,000 पाउंड या 14,000 पाउंड, जो आज के तकरीबन 6-7 हज़ार केजी बनता है। तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि फ्रीजियन उसके दरमियान में भी थी, नहीं थी, तो 35-3 हज़ार पे होगी जब हम 7,000 में थे उस वक्त आप। ठीक है जी, वो 10,000 पे चले गए, हम 2500 पे आ गए। तो इसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और फिर तसलसल हो किसी भी काम के लिए, ये ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और बल्ब ऑन हो गया। इसके लिए कम से कम आपको 50-60 साल वर्किंग चाहिए, रिसर्च चाहिए कम से कम, और वो भी तसलसल हो। ये नहीं कि आज ब्रेक्स लग गई फिर शुरू कर दिया, फिर हमारा 2015 के बाद 14 के बाद आज हम जिधर खड़े हैं तो हम 10 साल पीछे चले गए हैं। हमारे पास बुल प्रूव नहीं हो रहे, हमारे पास बुल्स नहीं आ रहे,
तो ये इसमें कंटिन्यूटी चाहिए। हम्म, और एक तो हमें थोड़ा सा इसमें तसल्सल चाहिए, और दूसरा है कि ये हमारी जो ब्रीड कंपैरिजन है ये हमारी ब्रीड के साथ ये ज़्यादा। यानी हमारे जैसे मुल्कों से ही किया जाए। हाँ, हमें हमारे अगर साथ। कंपेयर करें कि अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, तो नहीं, यकीनन हम नहीं सही पहुंच है, सकते। सही है। हम तो डेवलपमेंट के हवाले से भी उनसे काफ़ी। दूसरी बात ये है कि पहले जो हमारा पुराना तरीक़ाकार था, लेकिन अब चूँकि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी आ गई है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आ गई है, अब डीएनए ये हम ट्रायल्स करते हैं, डीएनए कन्फर्मेशन होती है। अब प्राइवेट सेक्टर में तो ये काम नहीं हो सकता, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है या आगे। अब हमारा मैं चूँकि एक सोसाइटी को भी हेड करता हूँ, तो हमने एरिड यूनिवर्सिटी जो है, पीर मेर विशा एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से, उनके साथ हमारा एक मेमोरेंडम साइन हुआ है। हम जीनोमिक्स पे काम कर रहे हैं। तो ये तो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टूल्स के को इस्तेमाल किए बगैर हम जो है ना, शॉर्टकट और कोई मेथड नहीं है। एक तो प्रोजेनी टेस्टिंग प्रोग्राम होना ज़रूरी है, और उसके अलावा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। यही मैं आपसे पूछा था कि आपके फॉर्म पे वो नहीं नज़र आ रही कहीं। हमें ये नज़र आता है कि आपने बड़े अच्छे तरीके से ज़रूर पाले हैं, लेकिन माहौल वही रखा है। जी, अभी ये क्योंकि ये कल्चर हमारे इधर आम नहीं हुआ, ये सिर्फ सरकारी इदारों तक ही महदूद है। अच्छा, हाँ जी। चलिए, अगर देखा जाए कि अब तक आपके अगर जानवर देखे जाएँ आपके दौर में, तो कितने आप दे चुके हैं बाहर, ताकि इस नस्ल को बढ़ाया जा सके? मैं जो मेरे बुज़ुर्ग थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए। 1999 में 1999 के बाद जब मैं इस फील्ड में आया हूँ, तो मैंने अब तक इस 21 साल में को 5000 जानवर मैंने अपने फार्म से प्राइवेट लोगों को, सरकारी इदारों को मैंने दिए। और अब मेरा चूँकि ब्रीडिंग फार्म है, बुल मदर फार्म है, मैं अच्छे जानवर ब्रीड अच्छी माएँ पैदा करता हूँ, आगे से बुल पैदा करके फिर मैं गवर्नमेंट के जो SPUs को देता हूँ, ताकि वहाँ से वो मल्टीप्लाई होकर तो फील्ड में। सरदार साहब, माशाल्लाह आपके फॉर्म पर बड़े इनामात ये हमारे नाज़रीन को नज़र आ रहे हैं। तो बड़े आपने इनाम जीते, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़। तो मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा आपके ज़रिए कि ये जो इनाम मिला है, ये आपकी किस गाय को मिला था और इससे क्या कम? ये मेरी गाय अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये मेरी ये जो ट्रॉफ़ी नज़र आ रही है और ये आपके पास सामने नज़र आ रहा है, ये मेरी गाय 2014 में इसने जो हमारा एक रेड गोल्ड क्लब है, जिसको हम पाकिस्तान का रत्ता सोना रेड गोल्ड कहते हैं साहिवाल को, तो उसके अंडर मिल्क कंपटीशन हो रहा था। उसमें मेरी गाय ने 24 घंटे में 2 टाइम्स मिल्किंग में 39.04 किलोग्राम दूध दे के एक साहिवाल नस्ल के लिए एक मकाम नेशनल और इंटरनेशनल जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड बनाया। और मेरे फार्म की सर्विसेज को, मेरे फैमिली की सर्विसेज को, इस फार्म की सर्विसेज को देखते हुए, इस रिकॉर्ड को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 15 अगस्त 2014 में एक यादगारी डाक टिकट इशू की, जिस पर मेरी इस गाय जो नेशनल प्लेटिनम डेयरी चैम्पियन कावा ज़ेबी, इसकी तस्वीर उसके ऊपर है जी। अच्छा, ये हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे भी सही सरदार साहब से। ये जो आपको टिकट नज़र आ रही होगी, ये वही है। इस ज़ेबी गाय ने नाम रोशन किया और 39 kg से ज़्यादा दूध देकर इस फॉर्म का नाम रोशन करने के साथ साहिवाल नस्ल के जो है इसे भी प्रमोट किया। अच्छा, उसके बाद भी काफ़ी इनामात नज़र आ रहे हैं। अब करंट एक मुझे पता चला है कि वो भी इसी फॉर्म से है, तो उसका भी हम हमारे जो नेशनल रेड गोल्ड क्लब है, उसमें परसों मेरी गाय ने 24 घंटे में 33.80 दूध देकर उसने अभी तक जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसमें सबसे ज़्यादा दूध। अच्छा, ये इस वक्त इसका नाम इस साल की है, इसका नाम हिरनी है। आपने हिरनी, ये हिरनी हम आपको दिखा भी रहे हैं इस वक्त फुटेज में, हमारे साथ इस वक्त चल रही है हिरनी। और अच्छा, मैं उसके अलावा जो अक्सर फॉर्म वाले होते हैं जिससे भी मशवरा किया जाए कि क्या ये काम करना चाहिए कि नहीं, तो उनका राय होती है कि नहीं यार, इससे बचना चाहिए। तो क्या हकीकत में ऐसे ही है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए? नहीं, देखिए जी, बात ये है कि पहले तो इसके एक तो ब्रीडिंग फार्म है, ब्रीड करना, जानवरों को ब्रीड करना, ये सबसे मुश्किल और महंगा काम है और सब्र आजमा और टाइम कंज्यूमिंग है। उसके अलावा फिर आपके डेयरी फार्मिंग है, दूध का काम है, फिर फैटनिंग है। क्योंकि मैं मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने यही काम किया, यही मुझे विरसे में मिला है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। तो बात ये है कि
जब आप अच्छी ब्रीड पैदा करेंगे, पहले तो ब्रीड का जो है वो ट्रू होना ज़रूरी है, टू ब्रीड हो, फिर उसके साथ मैनेजमेंट का होना ज़रूरी हो, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इसमें तो कुछ कमी रह जाती है। तो ये तो आपकी मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। अब फिर ही आप कोई प्रॉफिट हासिल कर सकते हाँ जी, हैं, वरना बिल्कुल नहीं। हासिल। अगर आप बंदा ये समझे कि मैं कर लूँगा या नहीं, हाँ तो जी। आप जब तक मैनेज नहीं करेंगे उसके बाद जी प्रॉफिट। बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप इस वक्त हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहेंगे साहिवाल नस्ल के हवाले से, अगर कोई आप। देखिए, हुकूमत का जो मैंडेट है, अभी जो हमारा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो डिपार्टमेंट है, वो कहते तो हैं कि कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस ब्रीड्स, और आखिर में यही पता चलेगा कि नहीं, हमें तो अपनी ही जानवरों पे तवज्जो देनी चाहिए। एक तो मेरा भी उन पे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी ही ब्रीड को कंजर्व करें, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको बुरे कार लाते हुए हम बहुत जल्द बाकी जो जिनके हम जिक्र करते हैं उन ब्रीड के मुकाबले में हम पहुंच सकते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा कि आप एक सीनियर फार्मर हैं और पाकिस्तान लेवल के हैं, तो इसमें जो लोग नया कोई काम शुरू करना चाहें तो उनके लिए कोई फार्मिंग के सबसे पहले तो है जी अवेयरनेस, कि आप करना क्या चाहते हैं। उसके लिए हमारे जो माहिरीन हैं उनसे जाके मिलें, उनसे मुशावरत करें, और वो आपको बताएंगे। फिर ये तो आपकी नीड है कि आप चाहते क्या है। तो उसके लिए बहुत सारे इदारे हैं हमारे जो लाइफ स्टॉक के हैं, वो मुशावरत करेंगे, और ख़ुद से नहीं करना चाहिए, मशवरा करके अच्छे जानवरों का इंतखाब, फिर उसके बाद उसकी खुराक है, उसकी जी हेल्थ है, डिज़ीज़ फ्री एनिमल होने चाहिए, फिर ये चीज़ जो है वो कामयाब है। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने आपकी मुलाकात सरदार मोहम्मद आफ्ताब खान भट्टू साहब से करवाई, और इनका जो फार्मिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है, इनकी बुक भी आ चुकी है और इनके फार्म का पाकिस्तान में भी नाम है। उम्मीद है आपने इनकी इन बातों से काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अदनान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।